Today our lecture topic is related to IS curve, investment saving curve with government. गवर्नमेंट को शामिल करके, हुकूमत को शामिल करके आईएस कर्व को आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे विद आईएस कर्व विद गवर्नमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ आईएस कर्व. आप स्टूडेंट अगर मेरे इस वाले रिंग को पे जाएं और इस रिंग पे स्टडी करेंगे सो आपको आईएस कर्व के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी. इस रिंग में, इस वीडियो में मैंने आईएस कर्व को विदाउट गवर्नमेंट आईएस कर्व को सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी में बताया है, जिसमें सिर्फ आपके पास हाउस होल्ड और फर्म है, गवर्नमेंट शामिल नहीं है. आप इस वीडियो पे जाएं, इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी स्टडी करें, आपको अंडरस्टैंड आप करेंगे कि आईएस कर्व बेसिकली है क्या. आईएस का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा. बट इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ आईएस कर्व 3 सेक्टर इकोनॉमी में, जिसमें आपके पास हाउस होल्ड है, फर्म है एंड गवर्नमेंट है. 3 सेक्टर इकोनॉमी. इस वीडियो में आप लोगों ने समझा था आईएस कर्व विद 2 सेक्टर इकोनॉमी. आज हम ये प्रेजेंट वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट को शामिल करके इन्वेस्टमेंट सेविंग का कर्व बताऊंगे. आप लोगों को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझा दूं कि आईएस कर्व है क्या चीज़. एक मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दूंगी आईएस का. आईएस कर्व इज द इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व. आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एस स्टैंड फॉर इज सेविंग. ठीक है. और आईएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को. गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व. ठीक है. सो जब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हो, वैसे इस वीडियो में आप देखोगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है? गुड मार्केट में, जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर होती है, बिकॉज 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म है. लेकिन जब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड, फंड और गवर्नमेंट की, तो आपका आईएस कर्व क्या शो करता है? आईएस कर्व रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट कर होता है? इट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम. ये आप इस वीडियो में आपने देखा होगा कि आईएस कर्व कैसे ड्रॉ होता है. आईएस कर्व ड्रॉ होता है, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर्स को जब आपस में ज्वाइंट कर देते हैं तो उससे आईएस कर्व ड्रॉ किया जाता है. और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है. जब 2 सेक्टर की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर होगी. लेकिन जब आप 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अब आपकी गवर्नमेंट शामिल होगी, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल हो गया इन्वेस्टमेंट में. और जब गवर्नमेंट शामिल होती है तो टैक्सेस भी शामिल होते हैं. सो दैट्स व्हाई नाउ 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये हो गया, I + G = S + T. इन्वेस्टमेंट के साथ आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए हैं, सेविंग के साथ आपके टैक्सेस आ गए हैं. तो सिंपल आईएस कर्व की डेफिनेशन वही है. आईएस कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर्स को ज्वाइन करके ही बनता है, ड्रॉ किया जाता है, और ये नेगेटिव स्लोप ही होता है. और ये गुड मार्केट के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है. बस गुड मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज हो जाती है. 2 सेक्टर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन्वेस्टमेंट = सेविंग. लेकिन जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है, जब आपकी गवर्नमेंट शामिल होती है, तो गवर्नमेंट I + G = S + T, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाती है. आपको अक्सर आ सकता है ये कंडीशन दी जाएगी पेपर में, आपको खुद आइडिया हो जाना चाहिए. ये आईएस कर्व विद 3 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पूछे तो आप इस वाली वीडियो पे जो भी आप समझेंगे आप उसको पेपर में राइट डाउन करें. सो आईएस विद गवर्नमेंट 3 सेक्टर इकोनॉमी. अब आपको समझ आना चाहिए, जब 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो कंडीशन सिर्फ ये होती है, Y = C + I. जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है तो अब इसमें G शामिल हो गया, यानी अब आपके यहाँ पे 3 सेक्टर्स आ गए हैं. ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है जो कंजम्पशन करता है, इन्वेस्टमेंट आपकी कौन करता है? फर्म करता है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया. अब आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होगी है. ठीक है, वो सेम, बाकी हर चीज़ सेम है. आप इस वाले रिंग, इस वाली वीडियो पे जाके समझेंगे, बाकी हर चीज़ सेम है. उसी तरह कंजम्पशन की वही इक्वेशन है, C0 + BY, कि C0 आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन है जो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है. B आपकी MPC है और इसकी रेंज 0 और 1 के दरमियान में होती है. इसको हम इंड्यूस कंजम्पशन भी कहते हैं. S आपकी ये सेविंग की इक्वेशन है. माइनस का साइन मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि माइनस का साइन क्या शो करते हैं, क्योंकि आपकी सेविंग किसी ना किसी मंथ नेगेटिव में भी जाती है. कोई मंथ, कोई ऐसा पीरियड आपका आता है कि आप सेविंग नहीं भी कर पाते. सो दैट्स व्हाई आपके ऑटोनोमस
कंजम्पशन खुद इख्तियार खर्च के साथ नेगेटिव साइन आया है। बी आपका MPC है, 1 माइनस बी आपका MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मुहततिम मिलाने बचत। ठीक है, अब देखें यहाँ पर G इज इक्वल टू G बार गवर्नमेंट, और ये आपका फिक्स्ड है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके फिक्स्ड है। जब आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आते हैं तो टैक्सेस भी आते हैं, तो ये अब आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। मैं आपने नेशनल इनकम वाला अगर मेरी वीडियो आपने देखे नेशनल इनकम की, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें मैंने बताया कि पर्सनल इनकम क्या होती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जब आप अपनी पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल पर्सन इनकम। आपकी जब भी पे आती है वो टैक्स डिडक्ट होके आती है। वैसे तो आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 70,000 या 80,000 होगी, लेकिन टैक्स डिडक्ट करके आपके पास कितनी आई है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम, जो टैक्स डिडक्ट होने के बाद होती है। तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट शामिल होती है तो ये वाली कंडीशंस आएंगे, डिस्पोजेबल इनकम भी और टैक्सेस भी। टैक्सेस आपकी वही T0 प्लस TY है। T0 आपके ऑटोनोमस टैक्सेस हैं जो इनकम पर डिपेंड नहीं करते। जो चीज़ यहाँ आएगी ना, जो चीज़ वेरिएबल के बगैर होगी यानी इंटरसेप्ट होगी, जैसे ये C नोट है, T नोट है, ठीक है, ये ऑटोनोमस होती है, ये किसी वेरिएबल पर किसी इनकम पर डिपेंड नहीं कर रही होती है, सिंपल। और जो इनकम के साथ है, जो किसी वेरिएबल के साथ होती है, वो क्या होती है, वो इनकम पर डिपेंड कर रही होती है। तो दिस इज आपके इंड्यूस टैक्स जो आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं कि इनकम की कम या ज़्यादा होने से इनमें भी चेंज आता है। सो दिस इज योर 3 सेक्टर इकोनॉमी की आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। G आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है जो फिक्स है, G बार का मतलब है कि ये फिक्स है, और जब गवर्नमेंट आती है तो टैक्सेस भी आते हैं। तो इस डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो गवर्नमेंट 3 सेक्टर इकोनॉमी में आएगा, Y माइनस T, और T की ये इक्वेशन आप याद करनी है। अब हम जनरल फॉर्म देखेंगे, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। आप उसी तरह ही है, बिल्कुल सेम 2 सेक्टर इकोनॉमी की आप मेरी वीडियो में जाएं, IS कर्व की, आपको मैंने वहाँ बहुत डिटेल में जनरल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम को बताया हुआ है। सेम ये वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह C में आप C की वैल्यू को पुट करो, I में I की वैल्यू को पुट करो, G में G की वैल्यू को पुट करो। ये देखिए मैंने की है, दिस इज C की C वैल्यू, दिस इज I वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की क्वेश्चन आप जानते हैं कि यही होती है, H नोट माइनस HIR। अब माइनस का साइन क्यों है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। G आपने देखा है क्वेश्चन में फिक्स है, G इज इक्वल टू G बार है, सिंपल। अब आपने क्या करना, देखेंगे जब YD की जगह आपको पता है YD क्या होता है, लास्ट स्लाइड में Y माइनस T, मैंने ये Y माइनस T पुट कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। थर्ड स्टेप पे चले, अब T की जगह भी मैंने कुछ T की क्वेश्चन पुट कर दी, T नोट प्लस TY। दिस इज योर लास्ट स्लाइड में देखें, दिस इज योर टैक्सेस इक्वेशन, ये मैंने पुट कर दी T की जगह, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। 4th स्टेप में मैंने बाहर बी को या MPC को जो कंजम्पशन की क्वेश्चन है इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास ये आ गया, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो Y वाली वैल्यूज़ हैं वो मैंने एक तरफ रह गई हूँ सेम, और बाकी सब वैल्यूज़ को एक तरफ रह गई हूँ। यहाँ से Y लास्ट स्टेप में Y मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास 1 माइनस B प्लस BT रह गया, बाकी ये सारी चीज़ें आ गई। अब मैंने नेशनल इनकम निकालनी है, इनकम की जनरल फॉर्म निकालनी है, तो इनकम इधर आ जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज योर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इक्वेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, जब आपके पास गवर्नमेंट शामिल हो जाती है। और जब गवर्नमेंट शामिल होती है तो डिस्पोजेबल इनकम आती है। डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या होता है, Y माइनस T। T का भी फार्मूला क्या होता है, T नोट प्लस TY। जब आप इस तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास ये जनरल फॉर्म आ जाएगी। IS का जब भी आए आप इस तरीके से पहले IS की अगर 2 सेक्टर का आता है तो 2 सेक्टर की आप जनरल फॉर्म बताएं, अगर 3 सेक्टर आता है तो 3 सेक्टर की आप जनरल बनाएं। दिस इज Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, हाउस होल्ड, फंड एंड गवर्नमेंट। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ IS का, ये अब हमने IS कर्व को ड्रॉ किया गया विद गवर्नमेंट। अब आप सबसे पहले पार्ट ए में आए, आपने देखा ये MEI है। MEI क्या होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टर, मुहतती में मिलाने सरमायाकारी, मुहतती में इस्तेदाद सरमायाकारी से कहते हैं, ठीक है। और आपने ये देखा कि ये रेट ऑफ, आप फर्स्ट वीडियो में जाएंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी की तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दैट्स वाई आपका MEI नेगेटिव
कर्व है, ठीक है। और अब आपने इन्वेस्टमेंट में MEI में गवर्नमेंट को शामिल कर दिया I+G, जो हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल हुए हैं। दैट्स वाई आपका ये MEI का जो कर्व है, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, लेकिन रहेगा कि नेगेटिव। वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अब आप ये देख रहे हो, ये I+G, I के साथ हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शामिल कर दी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका वाई एक्सिस पर, ठीक है। पार्ट बी में आपका इक्विलिब्रियम है, जहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, आपको पता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में इस जहाँ इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी में ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, S+T इज इक्वल टू I+G। ये एज 45 डिग्री की लाइन क्या शो कर रही है कि इसके हर पॉइंट पर, एज की हर पॉइंट पे आपका S+T इज इक्वल है I+G के। सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। 45 डिग्री की लाइन ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट पे आपके एक्स और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है वो आपस में बराबर हैं। सो सी पार्ट में आपका सेविंग का कर्व है, ये आपको जानते हो सेविंग और इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, दैट्स वाई आपका सेविंग का कर्व पॉजिटिव है। अब सेविंग है, गवर्नमेंट शामिल हुई है तो टैक्सेस भी आएंगे, क्योंकि टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है, तो सेविंग में आप टैक्सेस शामिल कर दिए, तो ये आपका S+T ऊपर की तरफ चला गया। वाई ऊपर की तरफ गया, क्यों? ये इसका मतलब ये कम हो रही है, जब आप एक टैक्सेस दे रहे हो गवर्नमेंट को तो आपकी सेविंग कम हो रही है, तो सेविंग का कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये इस पॉजिटिव कर्व का जब ऊपर की तरफ हम शिफ्ट होते हैं, इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, और इसका मतलब होता है इसमें रिडक्शन हो रही है, आप सेविंग में रिडक्शन हो रही है, क्योंकि सेविंग में से आप टैक्सेस गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो ये ऊपर की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस पे आपकी सेविंग प्लस टैक्सेस है, एंड दिस योर नेशनल इनकम। डी पार्ट आपका IS कर्व का पार्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर्स को आपस में मिलाने से बनता है, और ये नेगेटिव कर्व होता है। वाई इट इज नेगेटिव कर्व? वाई इट्स डाउनवर्ड स्लोप? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये अब हम देखते हैं। आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया R2 पे, अब आपने हर काम येलो लाइन पे करना है, बिकॉज येलो लाइन शो द 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, I+G पर चली, I+G 2 पे चलेगी ग्रीन लाइन। अब ग्रीन लाइन को ऊपर गई, इक्विलिब्रियम भी आपका ऊपर की तरफ चला गया। आपने लाजमियन इस वीडियो को देखने से पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी की वीडियो को जरूर देखना है। ये आपका इक्विलिब्रियम भी E1 से E2 चला गया, ठीक है। आपके S+T2 टैक्सेस भी बढ़ गए, ठीक है। सेविंग प्लस S+T2 ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। आपके अब यहाँ से सेविंग का कर्व ऊपर, सेविंग में टैक्सेस शामिल हुए, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, आपका सेविंग का कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था, तो ये आपका, या आप ये देखो आपकी नेशनल इनकम में इजाफा हुआ है। यहाँ पे पहले आपकी नेशनल इनकम Y1 पर थी, अब ये कर्व ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो आपकी नेशनल इनकम में इजाफा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस जा रहे हैं, गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा हो रहा है, ठीक है। अब ये आपने पॉइंट आ गया, इनकम का पॉइंट नीचे आ गया। अब एक A पॉइंट आपको मिला, एक B पॉइंट मिला। A पॉइंट आपको वो पॉइंट है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। B पॉइंट वो पॉइंट है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हुई, उसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज़्यादा होने लगी, लोगों की जो थी वो इनकम में भी इजाफा हुआ, जिसकी सेविंग में भी इजाफा हुआ, लोगों ने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस दिए, गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा हुआ, तो जिसकी वजह से ये आपका B पॉइंट आया, ठीक है। और ये आपने जब A और B पॉइंट को आपस में ड्रॉ कर दिया तो आपका IS कर्व आ गया, इन्वेस्टमेंट सेविंग का कर्व इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, जब आपने गवर्नमेंट को शामिल किया है। और जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग का कर्व IS कर्व ये शो करता है ये किन जोड़ों को आपस, किन पेयर को आपस में मिलाने से बनता है कि शरह सूद और इनकम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के पेयर्स को जब आपस में ज्वाइंट कर देते हैं तो आपके पास जो कर्व आता है वो नेगेटिव कर्व IS कर्व आता है। और वाई इट इज नेगेटिव कर्व? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और जब आप याद रखिएगा, जब आपकी गवर्नमेंट शामिल होती है तो गवर्नमेंट के शामिल होने के साथ साथ आपके पास टैक्सेस भी शामिल होते हैं, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन भी 3 सेक्टर इकोनॉमी में चेंज हो जाए। S+T इज इक्वल टू I+G, एक कंडीशन ये हो जाती है, और एक कंडीशन आप ये देखिए C+I+G, ठीक है। आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं, जहाँ पे कुल खर्च कुल आमदनी के बराबर होता है वो ये कंडीशन होती है, और जहाँ पे बचतें सरमायाकारी के बराबर होती है वो आपके पास ये वाली कंडीशन होती है। लेकिन जब गवर्नमेंट आ गया तो इसमें टैक्सेस भी शामिल हुए और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी शामिल हुए। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को आपने इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल करना है। टैक्सेस डेफिनेटली टैक्सेस रोक देते हैं, तो लोगों ने टैक्सेस कहाँ से देने हैं? लोगों ने टैक्स अपनी इनकम, अपनी सेविंग में से देनी है, तो सेविंग के साथ टैक्सेस शामिल होगा। तो दिस इज योर
फॉर थ्री सेक्टर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कंडीशन S + T I + G, और एक इक्वेशन ये है y = C + I + G। आप पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कुल खर्च और कुल आमदनी की इक्वेशन है जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के बराबर है, तो ये इक्वेशन है। जब मुल्क में सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है तो आपकी ये वाली इक्वेशन है। नाउ दिस इज IS कर्व विद गवर्नमेंट। अब ये कुछ सम प्रॉपर्टीज हैं IS कर्व की कि वाई IS कर्व इज नेगेटिव स्लोप, ये मैंने आपको बता दिया ड्यू टू नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन R और Y, कि जब आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, जब में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब लोगों की इनकम ज़्यादा हो रही है, तो इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। अब आपने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे फ्रैक्टर और स्टीपर का हम कॉन्सेप्ट देखने का है। सबसे पहले आप ये डायग्राम में देखें, फ्रैक्टर कर्व इस तरह से होते हैं और स्टीपर कर्व ये होता है जो तेजी से गिरता है। फ्रैक्टर कर्व जो भी कर्व होता है उसकी स्लोप कम होती है, स्टीपर कर्व की स्लोप ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, यानी मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बस बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया या ज़्यादा किया, उसकी वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आया, लोगों ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया कि मामूली सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, तो इसका मतलब आपका IS कर्व क्या है, फ्रैक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि ज़रा सा चेंज आया और बहुत ज़्यादा चेंज इन्वेस्टमेंट में आ गया। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंज आपके इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल चेंज नहीं लेके आ रहा तो इसका मतलब आपका IS कर्व स्टीपर है, मीन्स आपके मुल्क में उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है कि अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ भी करे, जो आजकल हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ किया लेकिन हमें उस तरह से इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में चेंज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है कि हमारा IS कर्व क्या है, स्टीपर है, कि इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से भी उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। याद रखिएगा जब कोई भी कर्व फ्लैटर होते हैं तो उसकी स्लोप स्मॉलर होती है, जब कर्व स्टीपर होते हैं यानी तेजी से नीचे गिरता है तो उसकी स्लोप ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है 1/1 - b MPC होता है, इसको ज़ारिब भी कहते हैं, ठीक है। जब इसकी ये k पावर होती है, जब ये पावर मल्टीप्लाई की पावर ज़्यादा होगी मीन्स इसका वैल्यू ज़्यादा होगी 2, 3, 4 तो IS कर्व फ्लैटर होगा, ठीक है। और जब पावर जो होगी मल्टीप्लाई की वो स्मॉलर होगी, ठीक है, तो IS कर्व स्टीपर होगा, ठीक है। इसी तरह टैक्सेस भी इफेक्ट करता है IS कर्व को। कैसे? जब टैक्सेस फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो गए हैं, टैक्सेस के ज़्यादा होने से एक बार याद रखिएगा जो है ना मल्टीप्लायर की जो पावर है वो कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस गा रही है, ज़्यादा टैक्सेस का मतलब क्या है कि MPC कम हो रहा है, कि गवर्नमेंट अब लोग जो है वो ज़्यादा टैक्सों में दे रहे हैं, उनके पास खर्च करने के लिए पैसे कम है, तो इसका मतलब MPC कम है, तो इससे आपका मल्टीप्लायर ज़ारिब की कदर भी कम हो जाती है, तो आपकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी। इस तरह जब टैक्सेस कम होते हैं, डिक्रीज होंगे तो आपका मल्टीप्लायर ज़्यादा हो गया तो आपका IS कर्व फ्लैटर हो जाएगा। इसको वाइस वर्सा कर लीजिए, इसी स्टेटमेंट को ऑपोजिट कर लीजिएगा तो आपका IS कर्व फ्लैटर होगा। ये इस कर्व नहीं है, दिस इज IS कर्व, ये बाय मिस्टेक इज लिखा गया, दिस IS कर्व है, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ IS कर्व। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है कि व्हेन रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉज्ड बाय लार्जर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सो IS कर्व इज फ्लैटर और स्टीपर। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ज़रा से चेंज से इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो इसमें IS कर्व फ्लैटर होगा, IS की स्लोप कम होगी। अक्सर के क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्लैटर में IS की स्लोप ज़्यादा होती है कम होती है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि IS स्लोप जो होती है जब फ्लैटर होता है कोई भी कर्व तो उसमें IS की स्लोप कम होती है, और जब कोई भी कर्व स्टीपर होता है तो उसमें स्लोप ज़्यादा होती है, चाहे वो IS हो या कोई भी कर्व हो। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड स्लोप ऑफ IS कर्व। अब इस वीडियो के बाद हमने IS कर्व को 2 सेक्टर इकोनॉमी में भी देख लिया है, 3 सेक्टर इकोनॉमी में दिया है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारी कंडीशन क्या है, Y = C + I, एंड सेकेंड कंडीशन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये गुड मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जब गवर्नमेंट शामिल होती है तो वही कंडीशन क्या हो जाएगी, Y = C + I + G, मीन 3 सेक्टर आ गए, गवर्नमेंट, इन्वेस्ट, फर्म एंड हाउस होल्ड। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, S + T = I + G,
दिस इज़ द IAS कर्व। उम्मीद करती हूँ कि आपको IAS कर्व से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब